एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभा अध्यक्ष जी, अब मैं 6वां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहां पाठशाला है वहां अध्यापक नहीं है, जहां अध्यापक है वहां चौक नहीं है, और जहां चौक है वहां डस्टर नहीं है। जहां चौक और डस्टर है वहां अध्यापक नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाठशालाओं में अध्यापक, चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। पैरा। सभाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। जब माध्यमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। विराम। पैरा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की आबादी करीब करीब 6000 है। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत न होने से किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई। प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पर्याप्त विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं। पैरा। आज भी अपने देश के राजनेताओं की विशेषता कहें या उनकी विवशता या राजनीतिक कलाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा कि वे विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहना चाहते, यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े। लोकसभा बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहाँ आकर थोड़ा कमज़ोर नज़र आने लगता है। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किस तरह की सांप्रदायिक घटना सहन नहीं करेंगे। इस मामले में विपक्ष दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी
पड़ रहा है। पैरा। आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। एक इंसान दूसरे इंसान को भ्रष्टाचारी मान रहा है। एक संगठन दूसरे संगठन पर अनियमितता के आरोप लगाता है। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगी कालिक को देख रहा है और उंगली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी कालिक देखने की फुर्सत उसको नहीं मिल पाती है। वह दर्पण को झुटलाता है, झुंझलाता है और तोड़ देता है। इस तरह भ्रष्टाचार दूर करने की सारी कार्रवाई सतही बन जाती है। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता है, न इस बात की उम्मीद की जा सकती है। भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली शर्त चारित्रिक सुधार हो सकता है। लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि सामाजिक जीवन में बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचार ही होता है। पैरा। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था। उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था, संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इन सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। पैरा। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी।
ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, विराम।